पढ़ रहे थे ना आप लोग, वो ऐसी कैसे कहानी पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। चैप्टर नंबर क्या है, ये हमारा 3rd हो गया। ठीक है, मैं आपसे जब कुछ फिलॉसफी की बात करता हूँ। पहले कुछ फिलॉसफिकल लोग थे, जैसे हमारे हिंदू में एक थे महर्षि कर्ण थे। उनका ये मानना था कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो आपको आपके सामने दिख रही है वो एक बहुत छोटी चीज़ से मिलके बनी, जिसका नाम क्या है, परमाणु। मतलब हिंदी में, क्योंकि हमारे हिंदी को शास्त्र तो हिंदी में बताया, मतलब हिंदी में बताया कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों के सामने है और नहीं भी है, वो एक बहुत ही छोटी चीज़ से मिलके बनी, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, परमाणु नाम दिया। अब बिल्कुल इसी तरह की फिलॉसफी एक और साइंटिस्ट की और थी, और साइंटिस्ट नहीं, मतलब वैद्य कह लो, कह लो पकूड़ा, पता नहीं क्या नाम, पकूड़ा कायायामा। तो इनका ये कहना था कि जैसे वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल परमाणु हैं, इनका मानना था यही परमाणु इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के हैं, और डिफरेंट परमाणु आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं। मतलब चेयर अलग है और ये चेयर अलग है, इसका मतलब इसके परमाणु ने मिलकर एक अलग स्ट्रक्चर बनाया, और इसके परमाणु अलग है, इसने मिलकर एक अलग। तो परमाणु मिलकर एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। वो हमें यहाँ से आइडिया मिला। लेकिन जो हम अपने साइंस की बात करें तो उसका हमें आइडिया कहीं ना कहीं डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिफस से मिला। बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं, मतलब जैसे मैंने चौक ली, चौक को तोड़ा मैंने हाफ, फिर उसको किया हाफ, ऐसी हाफ करते जाओ, तो कह रहे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो लास्ट में आपको पार्टिकल मिला जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे, उस इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, एटम। इसकी खासियत यही है, इसे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, और ये क्या है, इनडिविजिबल, दिस इज इनडिविजिबल पार्टिकल। तो दुनिया की हर वो चीज़ जो आपके सामने है, इसको आप तोड़ो और तोड़ते जाओ जब तक आपको एक ऐसी चीज़ नहीं मिल जाए जिसको आप तोड़ ना पाओ। उसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, एटम। अब जब इन सारी बातों को जोड़ा जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ एटम नाम की चीज़ से मिलकर बनी है। अगर आप मान लीजिए आपके सामने अगर आपने कोई गोल्ड की रिंग बनवाई है, तो अगर आपने गोल्ड की रिंग को ध्यान से देखोगे, मान लीजिए गोल्ड की रिंग होगी, तो गोल्ड की रिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर मिलेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, क्योंकि गोल्ड का ये गोल्ड को बनाया इन्होंने। तो देखो, क्योंकि इन्होंने गोल्ड को बनाया इसीलिए इनका नाम हो जाएगा गोल्ड एटम। क्या हो जाएगा, गोल्ड एटम। ऑब्वियसली तो गोल्ड का एटम है तो क्या कहलाएगा, गोल्ड एटम। ऐसे सिल्वर का एटम होगा, और दोनों एटम क्या होंगे, अलग अलग, तभी दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग। तो यानी कि इस दुनिया में देखा जाए तो 120 के आसपास हमें एटम देखने को पाए जाते हैं, लेकिन हमें 120 नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ 20 याद करने शुरू के। वो 20 हमारे बहुत काम के हैं, आगे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम सुनते हैं ये। अब हमारी केमिस्ट्री का जन्म जो हुआ, बेसिकली हुआ वो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके थ्रू हमारा हुआ। सो हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ लॉज बनाए गए थे। कैसे, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मानना ये है कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया और मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, दोनों को मिलाकर हम पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पानी। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 10 ग्राम अगर मैंने ऑक्सीजन लिया, और मुझे मान लीजिए मुझे 15 ग्राम वाटर मिला, तो लोग कहते हैं सर यहाँ तो मास कम हो गया। कैसे, 10 और 10 को मिलाएंगे तो 20 ग्राम का प्रोडक्ट बनना चाहिए। भाई अगर मैंने आधा किलो दूध और आधा किलो पानी मिलाया है तो मेरी चाय 1 किलो बननी चाहिए। यही होना चाहिए कि भाई हम कहते हैं मास हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मास रिएक्शन से चाहे पहले जितना हो, रिएक्शन के बाद ये मास कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। सर लेकिन यहाँ तो मास कम हो गया, तो अब ये कैसे हो गया। क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मेरे मैसेज के बाद निकली कुछ है ना घर से, मेरे मैसेज देखने के बाद निकली होगी।
लगा ही था मेरे को। मैंने बोला तो एक ऐसा होगा। मतलब कोई इंसान इतना अनपढ़ कैसे हो सकता भाई। मैंने मैंने डाला है फ्राइडे को कि संडे वाली क्लास सुबह 10:30 से 11:30 है। मैंने देखा था मैसेज आया फिर था, उसके बाद फिर मैं भूल गई। और फिर अभी आपका मैसेज आया कि 5 मिनट में स्टार्ट होने वाले। मम्मी ने देखा, फिर अभी देख 10 के बाद मैं भी हूँ, मैं रखता हूँ क्लास, तो मेरी क्लास रहती टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। मैं जब रखता हूँ क्लास टॉप प्रायोरिटी, मतलब मेरे को ना चाहते हो याद रहता है कि भाई क्लास है क्लास है क्लास है। मैं अगर मैं भूल गया सोच फिर क्या होगा। मतलब भाई क्लास को तुम इतना तुमने रखा पीछे, भाई मेरी टॉप प्रायोरिटी है तो मैं कहीं भूलता नहीं क्लास है तो है। और तुरा सोच फ्राइडे डाला मैसेज, क्लास दीदी ने बोली थी ना कि मैथ्स की क्लास होगी, तुमको तो याद मैथ की तो होगी भाई, लेकिन साइंस के मैसेज डले हुए हैं ना वहाँ। भूल गई थी। so sad। पता हाँ। तो यहाँ 20 ग्राम, यहाँ 15। तो पहली बात देखो, मास कहीं नहीं जाता, मास इस दुनिया में ही रहता है। कहते हैं कि जो 5 ग्राम मास होगा, चांसेस है वो 5 ग्राम मास यहाँ पे हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया होगा। ये तो आप जानते हो, हमें आइंस्टाइन ने बता दिया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि भी किसी रिएक्शन में मास ना तो बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि कंजर्व मतलब उतना ही रहे जितना है। तो इसका ये कहना है कि लाइक मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता और ना ही ख़त्म किया जा सकता। मास इस दुनिया में ही रहता है, बस मास अपने रूप बदल लेता है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 ग्राम का पेपर है, उसको आप जला देते हो और जलाने के बाद जो राख मिलती वो मिलती है 1 ग्राम, तो आपके हिसाब से राख तो पेपर नहीं बना है। तो इसका तो 2 ग्राम का पेपर राख 1 ग्राम क्यों बना, 2 ग्राम बनाए। तो याद रखना 1 ग्राम उसने हवा में उड़ा दिया, किस फॉर्म में, 1 ग्राम उड़ा दिया उसने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में। तो ये हवा में उड़ गया और ये नीचे रह गया, मिलाओगे भी कितना आ रहा है, 2 ग्राम ही तो आ रहा है। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास रिएक्शन के बाद होता है। बस कई बार होता है कि वो जो मास है वो बदल जाता है एनर्जी के रूप में या हीट के रूप में बदल जाता है और वो उड़ जाता है वहाँ से और आपको दिखता नहीं है। तो पहला हमारा तो यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो क्या है, हमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया वाटर का। देखो वाटर में हाइड्रोजन का अपना एक मास है, मास क्या है 2, इसको बोलते हैं 2 एटॉमिक यूनिट। एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और हाइड्रोजन का कितना मास है 18। अगर आप इसका रेशो निकालें तो रेशो क्या आएगा 1:9, यही आएगा। तो इस लॉ का ये मानना है कि अगर मैं किसी एक, मान लीजिए मैं समुद्र के पास गया, तो समुद्र के वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशो आएगा, वही मास का रेशो नदी के पानी में भी आएगा, वही मास का रेशो मेरे ग्लास के पानी में भी आएगा, वही मास का रेशो बारिश के पानी में भी आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि समुद्र के पानी का जो मास का रेशो आ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो अलग होगा, मेरे घर के पानी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग होगा, नहीं। एक जो कंपाउंड होता है, देखो एटम के मिलने से, जब एटम को हम एटम्स को मिलाते हैं तो एटम्स के मिलाने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। H2 का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है ना और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम से मिलके बना, तो ये मॉलिक्यूल हुआ। तो हमारा ये कहना है कि मॉलिक्यूल जो एक जगह पर जिस तरह का उसमें रेशो होता है मास का, दुनिया में अगर वो मॉलिक्यूल कहीं और भी पाया गया सेम वहाँ भी रेशो शो करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेरे पास H2 है, कहीं जाएंगे समुद्र के पानी में वहाँ H3O मिल जाएगा, रिवर के पानी में H4O, ऐसा नहीं मिलेगा। इसका कहना यह है कोई भी केमिकल कंपाउंड जो या मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हो उसमें जो 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, अच्छा एटम्स को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, तो घबराना मत, एटम्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, बट एटम्स ज़्यादा एक बेस्ट टर्म मानी जाती है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 1 एटम है, 2 एटम है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी, चलो मान लो 4 एटम है, तो 4 एटम का अपना मास होता है, उनका मास का रेशो निकाल लो, आया 3:2:1:1 आया रेशो। तो अगर वो दुनिया में कहीं और भी मिल रहा है एग्जैक्टली वही सेम मास रेशो वहाँ भी होगा, कहीं और मिलेगा सेम मास रेशो वहाँ भी होगा, कहीं और मिलेगा सेम मास रेशो भी होगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर में कहा गया कि किसी भी रिएक्शन को कराते वक्त ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे,
मास ना तो आप बढ़ाओगे ना घटाओगे, और दूसरा जो जो मॉलिक्यूल बनाओगे उनका मास का जो रेशो आता है वो कांस्टेंट रखना, जो हर जगह पे होता है। ये चीज़ आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, यानी कोई भी केमिकल चीज़, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ डेफिनेट समझते हो क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन मतलब रेशो बोलते हैं। दैट कोई भी एलिमेंट जो है उसमें जो प्रेजेंट होगा वो एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट होगा बाय मास के हिसाब से। आगे इस चैप्टर में जान जाओगे, आगे चैप्टर के मैं मास के कहना चाहता हूँ। तो भाई ऐसा मैंने आपसे बोला कि 20 तरह के हमारे पास एटम्स हैं, तो मैं लगे हाथ आपको एटम भी दिखा ही देता हूँ। एटम्स हमारे उसमें है इस चैप्टर में नहीं होगा, शायद अगले मिल जाएगा। देखो भाई, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये हैं 20 एटम। आपको याद करने, प्योर रट्टा मारना, प्योर रट्टाफिकेशन, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे पहला जो एटम है बहुत सारे, लेकिन कभी मेरे को नीड नहीं पड़ी थी, मैंने कभी कोशिश नहीं करी करने की। मतलब हमने ऐसे किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियोन, ऑक्सीजन, हमने ऐसे किया है। हमने फ्लो में ऐसे याद किया, मतलब नीड नहीं पड़ती आपको चीज़ों में ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो ट्रिक्स तो आपको लाखों मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मेरा ये मानना होता है, हमारे को सिर्फ 18 पर के रखा है। नहीं अब 20 से करना है। इसमें से ना मैं करता हूँ मेंशन, मेन चीज़ें कौन कौन सी करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कैल्शियम क्या करना, आप पोटेशियम करना, क्लोरीन करना, और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और ये ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपकी किताब में इन्हीं पे मिलेंगे, जो देखने को मिलेंगे। अच्छा, हर एक का अपना एक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन सिंबल है H, हीलियम का He, लिथियम तो ये, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा लेटर यूज़ नहीं कर सकते भाई, ये भी ध्यान रखना। मैक्सिमम 2 लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर देखो, हर एक का अपना नंबर भी फिक्स हो रखा है। जैसे यहाँ पर एक का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, तो जो देखो जो फर्स्ट पे आएगा वो एटॉमिक नंबर 1, जो सेकंड पे आएगा वो 2, ये 3। तो ये इनके क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जिसका 6 एटॉमिक नंबर है, बताइए वो कौन है? कार्बन। पूरा याद भी करना पड़ेगा इसका एटॉमिक नंबर। हाँ, तो तभी कहा ना सीक्वेंस में करना है याद। अरे हाँ, वो तो ठीक। सीक्वेंस में कर लिया, बाकी सारा आपको हो जाएगा। फिर देखो इनका था मास हमेशा डबल होता है एटॉमिक नंबर से। क्या होता है? देखो 2 है तो 4, 3 है तो लगभग 6 के आसपास यानी 7, 4 है तो 8 के आसपास, 5 है 10 के आसपास, 6 है तो 12 के आसपास, 7 है तो 14 के आसपास, लगभग डबल होता है, लगभग डबल। अगर 15 मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का, तो 30 उसका क्या होगा? एटॉमिक मास। मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट तो खैर आपको याद करना पड़ता है, बट कभी अगर आप भूल जाओ ना किसी का एटॉमिक मास कितना है, तो आप याद करना लगभग उसका डबल ही होता है। जने डबल से 1-2 ऊपर नीचे होता है, बट डबल 1 के आसपास एक रेंज आपको मिल जाएगी।
अब यहाँ पे हम जरा कुछ डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं। डाल्टन ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के लिए कुछ थ्योरी दी थी, तो वो क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहली लाइन यहाँ पे कही जाती है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब दुनिया की हर चीज़, ठंड लग रही है तो बैग लगी हुई बैठी ऐसे, ऐसे बैठो। तो कहना है कि जितने भी मैटर मतलब जो हमारे आसपास सराउंडिंग में होते हैं वो बहुत ही टाइनी, समझते हो, टाइनी मतलब बहुत छोटे को बोलते हैं, कि हमारे आसपास जितने भी आपको मैटर दिख रहे हैं वो मैटर जो है बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलके बने, जिनका नाम हमने क्या रखा है, एटम्स रखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट डाल्टन का ये कहता है। अगला स्टेटमेंट कहता है एटम्स आर इनडिविजिबल। मैंने आपसे कहा था कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम खुद एक ऐसा पार्टिकल जिसको डिवाइड किया ही नहीं, अगर हमने एटम को डिवाइड कर दिया होता तो फिर एटम वो कहलाता ही नहीं। तो एटम्स क्या होते हैं, दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो आप रिएक्शन में कभी बना सकते और ना इसे आप ख़त्म कर सकते। सिर्फ एटम अपनी जगह चेंज करते हैं रिएक्शन में। एटम ना तो किसी रिएक्शन में बनता है और ना ही किसी रिएक्शन में ख़त्म होता है, सिर्फ अपनी क्या करता है, जगह चेंज करता है। आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए एक कपल है, ए और बी, एक कपल है सी एंड डी, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने मतलब इनकी जोड़ी एक्सचेंज होगी, सिर्फ लोकेशन एक्सचेंज हुई है तो अभी भी वो 4 लोग इस दुनिया में जैसे पहले थे। एटम भी सेम काम करता है। एटम की जोड़ी अभी किसी और से, किसी और की जोड़ी किसी और से, रिएक्शन में से जोड़ी चेंज कर लेते हैं ये, लेकिन एग्जिस्ट अभी भी कर रहे हैं। तो ना तो किसी आइटम को आप बना सकते और ना ही किसी आइटम को आप ख़त्म कर सकते। तो मैं ऐसे लिखूँ, कितना अजीब लगेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ रिएक्शन हुई है, रिएक्शन में हुआ क्या है, H2 और O2 ने मिलकर बना दिया N2O बना दिया। सर ये N कहाँ से आया, नाइट्रोजन है ये तो कहाँ से आया। यानी इस हिसाब से अगर ये किया तो आपने इसका कौन सा पॉइंट गलत साबित कर दिया, सेकंड वाला पॉइंट, कि आपने एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दिया और नया एलिमेंट आप क्रिएट कर नहीं सकते रिएक्शन के अंदर, बाहर से लाओगे तभी आएगा ना, ठीक है। फिर मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तुम इसको ऐसे मान के चलो, मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, सपोज एटम्स मैंने गोल्ड का एटम लिया। तो गोल्ड के एटम में एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तीनों गोल्ड के एटम है। तो इसका कहना ये है कि किसी भी चीज़ में जब आप एटम देख रहे हो तो एक एटम जैसा होगा वैसा भी दूसरा होगा, वैसा ही तीसरा होगा। और चाहे ये दिखने की मैं कह रहे हो, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज़ कह रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जिस तरह का केमिकल नेचर इस एलिमेंट का होगा सेम दूसरे का, सेम तीसरे वाले का। तो नमक, जैसे नमक जो होता है वो सोडियम से बना होता है, तो नमक में एक दाने में अगर एक पॉइंट पे सोडियम जैसा होगा, दूसरे पॉइंट पे सोडियम भी वैसा ही होगा, तीसरे में सोडियम, ऐसे नहीं कि सोडियम चेंज हो जाएगा। लग रही भाई, सो ये हमारे पास आ गया। और सुनो, atoms of different elements have different masses and chemical properties। जैसे ये गोल्ड लिया मैंने, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं एक सिल्वर ले लेता हूँ, तो सिल्वर और जो गोल्ड अलग अलग है। तो जैसे गोल्ड और गोल्ड का एटम तो सेम होगा, चाहे मास हो चाहे कुछ हो, लेकिन गोल्ड का एटम और सिल्वर का एटम क्या होगा, अलग अलग, हर तरीके से अलग हो, चाहे मास की बात कर लो, चाहे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लो।